हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 7 सेट बनाया जाता है और आप अगर 7 सेट का पेपर देखते हैं तो आपको 2 से 3 सेट के पेपर में आपको ये डेरिवेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आप आसानी से सीख भी जाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक बिंदु आवेश ले लिया -q और एक बिंदु आवेश ले लिया +q, ठीक है। और यहाँ पर मान लिया पहला जो बिंदु आवेश जहां पर उपस्थित है उस बिंदु का हमने A नाम दे दिया और दूसरे जहां पे +q आवेश उपस्थित है उसको हमने B नाम दे दिया। अक्षीय स्थिति में निकालना है, अक्षीय का मतलब इसी रेखा पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वो भी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, एक प्रकार का निकाय आप इसको बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है इससे, ठीक है, इसके अक्षीय स्थिति में क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहां से हम डॉट डॉट लाइन करके यहां पर मान लेते हैं कि क्या है, एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। आपको पता होगा इनके बीच की दूरी कितना होता है, तो इनके जो बीच की दूरी होता है वह 2L होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म दूरी होता है, अल्प दूरी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं इसका सेंटर है यानी कि केंद्र है। तो जब ये पूरा 2L होगा तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, L होगा कि नहीं होगा ना। और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है, सेंटर का मतलब आधा आधा बराबर भाग हो जाएंगे। तो इधर भी L इधर भी L हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र O से, ठीक है, ये जो बिंदु P की दूरी है वो कितना है, R दूरी है, ठीक है। दूरी हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो फार्मूला लगाकर हम निकाल पाएंगे। तो हम मान लिए कि इसके सेंटर O से जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस बिंदु P के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। अब एक बात आप लोग बताइए कि अगर हम -q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालना चाहे तो कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, पूरा बिंदु P तक की दूरी कितना होगा। तो देखिए यहां से देखिए -q से और O के बीच की दूरी कितना है, L है, यानी केंद्र O और बिंदु आवेश -q, इनके बीच की दूरी L है। और यहां से O से लेकर P के बीच की दूरी कितना है, R है। तो हम लिख सकते हैं पूरी दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R + L। हो सकता है कि नहीं, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना था, ये पूरा 2L है ना, तो यहां से यहां तक L है और फिर यहां से यहां तक की दूरी R दिया हुआ है। तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा, R + L, जोड़ेंगे तभी तो पूरा दूरी निकलेगा। वैसे ही अगर हम +q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालना चाहें तो देखिए यहां से लेकर पूरा दूरी R दिया है, अगर इसमें से पूरे में से क्या करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हटा देते हैं तो इनके बीच की दूरी मिल जाएगा। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है, तो R में से अगर L को माइनस कर देंगे तो केवल कितना दूरी मिल जाएगा, इतना दूरी। और यही दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बिंदु प्लस मतलब बिंदु आवेश +q से बिंदु P के बीच की जो दूरी होगा वो होगा R - L, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। बहुत आसान था, बस हमने क्या निकाला है, सबके बीच की दूरियां निकाला। ऐसा क्यों किया गया अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो बस वही किया गया कि पूरा दूरी 2L था, फिर हमने इनके बीच की दूरी +q से बिंदु P के बीच की दूरी -q से बिंदु P के बीच की दूरी हमने निकाला है, क्योंकि आगे इसका काम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने बनाया है इसको 1-2 लाइन हिंदी में लिख देना है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि थोड़ा सा जो एग्जामिनर होता है वो खुश हो जाता है और आपको पूरे के पूरे अंक देता है। आप केवल मैथमेटिक्स रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर समय नहीं है तो आपको क्या करना है, हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है। केवल जो आपको याद आ रहा है उसको लिखते जाइए मैथमेटिक्स रूप में और लास्ट में इसको सिद्ध कर दिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, तो यहां पर क्या लिखेंगे
कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तथा बिंदु ए पर क्या है, माइनस बिंदु आवेश माइनस क्यू है और बिंदु बी पर प्लस बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा वही आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, माना, ठीक है, माना ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, लिख देना है, कुछ ज्यादा कुछ अलग नहीं लिखा गया है, जो फिगर में था वही हमने लिख दिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है, ठीक है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वही चीज लिखा गया है। अब हमें क्या करना है कि माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी हमने कितना निकाला है, तो r प्लस l, उसी को हम लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी बराबर कितना निकला है, तो r प्लस l। देखिए मैं आपको केवल बता नहीं रहा हूं कि कैसे सिद्ध होगा, बल्कि मैं आपको उस तरीके से लिखवा रहा हूं जैसे आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो बताने के लिए तो सब लोग बता देते हैं, लास्ट में सिद्ध भी कर देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका नहीं बताते हैं। तो मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो बिंदु आवेश माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है, r प्लस l। तो हमें क्या करना है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। एक बार देख लूं कि क्या आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, सब सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 बराबर, ठीक है, E1 बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने इसके पीछे एक वीडियो बनाया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 के Q/r²। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, तभी लगा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/, ठीक है, 1/4πε0 के Q/r का मान कितना दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो कितना है, कहा गया, यहाँ पर है r प्लस l है, इधर भी लिखा गया बीच की दूरी r प्लस l है, वहां पे केवल r लिया गया था इसलिए r का स्क्वायर था, यहाँ पे पूरी दूरी कितना है, r प्लस l है। तो क्या हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर, ये बन गया समीकरण 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के मान दिया है Q, अब बटे क्या हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे माइनस क्यू था, आपने प्लस क्यू क्यों लिया है। देखिए ये जो है ये सदिश राशि है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिया है। तो E1 बराबर हो गया 1/4πε0 की Q/r प्लस l का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब ऐसे ही क्या करना है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, फिर से वही चीज लिखना है कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अगर हिंदी लिखते हैं तो सही रहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। मैं डायरेक्ट E1 E2 भी लिख सकता था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये लिखने का एक ही मतलब होता है कि थोड़ा सा नंबर पूरा का पूरा मिलने का चांस होता है और अच्छा भी लगता है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर जो होगा
1/4πε0 के, यहां पर भी क्यू ही रहेगा, अब बटे आर की जगह क्या रहेगा, तो इनके और इनके बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल का ये बन गया होल स्क्वायर, और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो पहला हो गया E1 और दूसरा क्या हो गया E2 हो गया। लेकिन हमें कहां पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर निकालना है। ठीक है, मतलब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये किसके कारण निकला है, तो एक माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण, लेकिन हमें यहां पर निकालना है। तो देखिए अगर हम यहां के लिए निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे माइनस क्यू था और यहां पे क्या है, प्लस है, तो बताइए जो दिशा होगा वो किधर होगा, तो माइनस क्यू और यहां पर कुछ नहीं है, तो मान के चलते कोई धन परीक्षण आवेश होगा, तो माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र यानी E1 की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1, ठीक है, E1 वेक्टर जो होगा उसकी दिशा किधर होगी, तो इसी साइड होगी। ठीक है, इस साइड किसकी दिशा होगी, तो E1 वेक्टर की दिशा। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर माइनस क्यू था, यहां पे प्लस है, तो ये अपने आकर्षित करेगा अपनी तरफ, इसलिए जो वेक्टर E1 था उसकी दिशा इधर हो जाएगा। और वेक्टर E2 की दिशा किधर होगी, तो यहां पर देखिए प्लस क्यू है, तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। तो ये बन गया किसकी दिशा, E2 वेक्टर की दिशा। ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर E2। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ई का मान ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप लोग बताइए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसमें से जो बड़ा होगा उसकी ही तरफ क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो जो वेक्टर ई होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, अतः बिंदु P पर उत्पन्न, ठीक है, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, की तीव्रता तो किधर होगा, तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर ई। तो वेक्टर ई बराबर देखो क्या होता है, वेक्टर ई बराबर होता है जब भी कोई परिणामी निकाला जाता है तो वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब इसमें देखो हम देखेंगे कौन बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखो E2, यहां पे E1, तो यहां पे समीकरण से हमें पता चलेगा। देखिए यहां पर जो है कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ पे R प्लस यल का अंतर है, R माइनस यल का अंतर है। अब आप लोग ही बताइए, अगर हम किसी संख्या के नीचे बड़ी संख्या से भाग देते हैं और किसी संख्या के नीचे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो कौन बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहां पर भी मान लेते हैं 4 है, क्योंकि यहां पर भी क्यू था, यहां पर भी क्यू था, बाकी सब समान है तो कांस्टेंट हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर 2 है, यहां पे मान लेते हैं कि 5 है। भाग देंगे तो जो छोटा होगा उसका मान लो 2 मिल रहा है, इससे भाग देंगे तो पॉइंट में कुछ जाएगा, तो कौन बड़ा है, ये वाला, मतलब नीचे जिसका छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें से कौन छोटा है, R प्लस यल छोटा है कि R माइनस यल, ये छोटा होगा क्योंकि R में से घटाया जा रहा है, तो E2 क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, नीचे छोटा होगा तो भाग देने पर तो बड़ा ही आएगा, यहाँ पे बड़ा था तो भाग देने पर छोटा आ रहा था, मतलब E2 होगा बड़ा और E1 क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, E2 अब माइनस हो जाएगा E1, यही हमें पता करना था। E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख दो, हमें किसका मान निकालना है, E का, तो अब कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर E2 का मान कितना लिया है, ठीक है, E2 का मान इसमें कितना है, तो E2 का मान दिया 1/4πε0 के, 1/4πε0 के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस, E1 का मान कितना है, 1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन गया E1 का मान। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो इधर का हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसके आगे हो जाएगा
तो ई बराबर क्या मिलेगा, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर, ठीक है, बताइए दोनों में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं। 1/4 के और क्यू कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। तो 1/4 के इंटू क्यू को हम बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही मिलेगा। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर Q/4πε0 के ब्रैकेट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, बहुत आसान है। तो ई बराबर हो जाएगा Q अपान, ठीक है, Q/4πε0 के इसको अगर हल करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2rl, ठीक है, यही होगा 2ab मतलब 2rl माइनस, ठीक है, डायरेक्ट हम माइनस का अंदर गुणा भी कर देते हैं, तो r², ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस l², फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl अब बटे अलग अलग होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं दोनों को एक में लिख लेते हैं, तो r माइनस एल r प्लस एल अब पूरे का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे है। देखिए r से r कट जाएगा, l से l कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में है। तो e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के ब्रैकेट में हो जाएगा 2rl प्लस 2rl यानी कि 4rl अब बटे देखो a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b² यानी r² माइनस l² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो इसकी आगे अब मिलेगा, बहुत आसान है, अब लगभग हल हो चुका है, ठीक है। मेन जो बताने का मकसद था, इसके पीछे जो सारी चीजें थी वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब तो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा अब ई बराबर हो जाएगा, देखिए हाँ, यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो 2l दूरी है ये बहुत ही अल्प दूरी होता है, एक सूक्ष्म दूरी होता है। तो जो यहाँ पे यल है ना बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, तो हम मान सकते हैं कि जो यल है r से अत्यंत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि यल का मान, ठीक है, चूंकि लिखिए, चूंकि है ही तो यदि क्या लिखना है, चूंकि यल का मान जो है r की तुलना में, ठीक है, r की तुलना में अत्यंत छोटा है, क्या है, अत्यंत छोटा है, ठीक है, अत्यंत छोटा है। तो मतलब यल जो होगा वो लेस देन होगा r से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि r² माइनस l² जो होगा वो लगभग बराबर किसके होगा, r² के। जब अत्यंत छोटा है तो इसके स्क्वायर में से अगर उसको माइनस करते हैं तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा है, नगड़े के बराबर है। तो r² माइनस l² लगभग r² के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा e बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 4rl और नीचे क्या हो जाएगा r² का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका मान नगड़ है और इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो e बराबर मिल जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4qrl बटे, ठीक है, ये बाहर ही रहेगा 1/4πε0 के, ठीक है, और अंदर क्या बन जाएगा फिर से लिख देते हैं, तो 1/4πε0 के, ये हो जाएगा 4qrl अब बटे हो जाएगा r के पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, नीचे अभी 3r बचा रहेगा, ठीक है। तो e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, 4ql जो बचा है इसको हम क्या कर देते हैं 2 इंटू 2ql अब बटे क्या है r के पावर 3 है। एक फार्मूला आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह इन दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको भी बता दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2ql, ये फार्मूला होता है,
तो 2QL के जगह हम P रख सकते हैं। तो E बराबर क्या बन जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 2 पहले से था, 2QL की जगह हमने P रख दिया, अब बटे क्या है R⁻3। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, दैट प्रूव्ड। E बराबर 1/4πε0 के 2P/R3। यही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है या सूत्र है या सूत्र निगमन है, जैसे भी है यही आपको करना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वीडियो भले ही कितना भी बड़ा हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कितना छोटा छोटा वीडियो देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेन मकसद है आपको समझाना। आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको आया है कि नहीं आया, या मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको भी बताइएगा। अगले वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोगों की जो क्लासेस है वो रेगुलर चलेंगी। ठीक है, कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, किसी काम में मैं बिजी था, और मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टूडियो तैयार कर रहा हूं। यहाँ पे जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये अभी आज ही लगवाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अगले साल बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।